हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारा जो प्रश्नावली 6.2 है उसके परिचय के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम कुछ प्रमेयों को सिद्ध करेंगे और वहां से बहुत सारे उदाहरणों को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्रश्नावली 6.2 है उसको बहुत ईजिली हम सॉल्व कर पाएँ। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन थ्योरम्स के बारे में बात करना होगा, क्योंकि ये थ्योरम्स यानी प्रमेय आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। बस आपको कुछ कथन दिए होते हैं और उन कथन को हमें सिद्ध करने के लिए बोल दिया जाता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम एक बार इस पूरे परिचय को ध्यान से देखें और जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करें। एक बार पहले देखते हैं कि इस पूरे परिचय में हम क्या क्या करने वाले हैं, किन किन प्रमेय के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो कौन सी छोटी से छोटी चीज़ें हैं जिसको हमें जानना है और उसका यूज़ हम प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए, हमने सबसे पहले एक बार उन चीज़ों को लिख लिया हुआ है जो हम इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से, बहुत ही विस्तार से पूर्ण कर चुके हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है कि दो बहुभुजों के समरूप होने के लिए किन किन शर्तों पे हमने बात की थी, वो शर्त क्या थे, एक बार हम जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बहुभुज के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब जब भी बहुभुज के बारे में बात होगी वो बहुभुज हमारा त्रिभुज होगा, क्योंकि त्रिभुज एक बहुभुज है। यानी ये जो रूल रेगुलेशन हमने बनाया हुआ था, हमने लिखा हुआ था, हमने जाना हुआ था, वो अब बेसिकली बहुभुज के बारे में नहीं होके वो त्रिभुज के बारे में होगा। क्योंकि बहुभुज के बारे में जो भी आपको लागू होता है, जो भी नियम, जो भी कंडीशंस लागू होती हैं, वो सभी आपको त्रिभुज के लिए भी लागू होंगी। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि दो बहुभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनके संगत भुजाएं जो है एक ही अनुपात में होती हैं। ठीक है, तो अब बहुभुज को हम यहाँ खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर अब हम शुरू कर रहे हैं अपना क्या, अपना त्रिभुज की शुरुआत करेंगे। क्लियर है? यानी हमारा जो त्रिभुज है वो आपको कब समरूप होगा, बात बराबर है कि उनके संगत कोण जो है वो बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएं जो है वो आपको एक ही अनुपात में होनी चाहिए। क्लियर है? ये चीज़ हम बहुत अच्छे से पिछले वाले वीडियो में आपको कर चुके हैं, आपके लिए वहाँ पे मौजूद है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो त्रिभुज जो है वो आपको कब समरूप होगा, बताइए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम देख सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनके संगत कोण बराबर हो। यानी अगर इस कोण के बारे में बात की जाए तो ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, और इसके संगत कोण के बारे में बात की जाए तो ये वाला आपको बराबर होना चाहिए, और तीसरा जो संगत कोण है वो आपको ये है, ये आपस में बराबर होना चाहिए। पहला कंडीशन जो है फुलफिल हो गया। दूसरा जो है, अगर ये मान लीजिए हमारे सामने ABC और PQR जो है दो त्रिभुज है, तो इनका जो संगत भुजा है वो आपको समानुपाती होने चाहिए, यानी एक अनुपात में होने चाहिए। तो सबसे पहले AB को देखेंगे। AB का जो संगत भुजा है वो कौन है, ध्यान से देखिएगा। AB का संगत भुजा PQ है, यानी AB बटा PQ वो बराबर होना चाहिए किसके, AC। और AC का संगत कौन सा है, AC का संगत PR है, और उसी तरह BC का जो संगत भुजा है वो आपको कौन है, वो आपको QR है। तो ये आपको ये कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये चीज़ें जो है हमने पिछले वाले भाग में बहुत अच्छे से कर लिया हुआ है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा अभी नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करने वाले हैं समान कोणिक त्रिभुज के बारे में। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, समान कोणिक त्रिभुज क्या होता है। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, समान कोणिक यानी समान कोण, यानी इक्वल एंगल, बराबर कोण। ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण अगर बराबर होते हैं उन्हें ही हम लोग समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि हमारे सामने एक त्रिभुज ये वाला हुआ। ठीक है, हमने ले लिया, लेट से हमने बोल दिया कि ये ABC एक त्रिभुज है, और उसके बाद हमने बोल दिया कि क्या है ये आपको एक फिर से दूसरा त्रिभुज है, और ये आपको क्या है, PQR। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है, ये समान कोणिक क्या बोलेंगे कि एंगल A जो होना चाहिए वो आपको P के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या है कि एंगल A जो होना चाहिए वो एंगल P के बराबर होना चाहिए, और एंगल B जो होना चाहिए वो आपको एंगल Q के बराबर होना चाहिए। जो भी संगत कोण है वो आपको बराबर होने चाहिए। उसी तरह एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर होने चाहिए। क्लियर है? तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग समान कोणिक त्रिभुज के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आगे हम बहुत सारे काम जो है इससे करने वाले हैं। ठीक है, आगे जब हम त्रिभुजों के समरूप होने के लिए जो शर्तों के बारे में जानेंगे, जैसे हमने सर्वांगसम के शर्त के बारे में जाना था, जैसे आपको याद होगा साइड 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 यानी भुजा भुजा सर्वांगसमता के नियम,
उसी तरह कोण, भुजा, कोण यानी ASA सर्वांग समता के नियम को हमने जाना था। उसी प्रकार त्रिभुज के समरूप होने के लिए भी बहुत सारे नियम होते हैं। उन नियम को जानने के लिए समान कोणिक त्रिभुज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे कि समान कोणिक उन दो त्रिभुजों को कहेंगे जिनका संगत कोण जो है वो आपस में बराबर हो। क्लियर हो। अब इसी समान कोणिक त्रिभुज के लिए एक स्टेटमेंट है, एक कथन है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। ये कथन आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा। थेल्स जो एक मैथमेटिशियन थे यानी गणितज्ञ थे, उन्होंने ये जो स्टेटमेंट है वो दिया था और ये बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट है, बहुत काम का है। कैसे? इन्होंने क्या बोला था कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको समान कोणिक त्रिभुज दिख जाए, मिल जाए, तो उनका जो संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो आपस में बराबर होता है। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ हम ये जान जाए कि हमारा जो दो ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है वो अगर आप क्या है समान कोणिक है, तो ये वाला स्टेटमेंट लागू हो जाता है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, सदैव समान होता है। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, AB बटा, ध्यान से AB बटा PQ बराबर क्या, AC बटा AC बटा PR बराबर BC बटा QR। देखिए ध्यान से, ये जो है ये अपने आप लागू हो जाता है किसमें, समान कोणिक आपको त्रिभुज में। सभी बातों को थेल्स ने एक प्रमेय के मदद से प्रूफ किया था या इसको बोला था, और वही प्रमेय जो है वो आपको थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है, जो हमारा प्रमेय 6.1 है। थेल्स प्रमेय का नाम बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। बेसिकली थेल्स प्रमेय जो है ये आपको नया नाम है, ठीक है, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब ये आपको ये वजूद में आया था ये प्रमेय, तो उस समय इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से जानते थे, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी BPT। क्या बोला जाता है, BPT के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात जो है, मतलब ये बात, ये यहाँ से दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, ये बात इन्होंने इसी प्रमेय के मदद से कही थी, आपको प्रूफ की थी। ठीक है, तो ये हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले, सिर्फ इसके बारे में जानेंगे ही नहीं बल्कि इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, उसको सिद्ध भी करेंगे, और उसके साथ साथ इस प्रमेय का एक उल्टा होता है, विलोम होता है, जो हमारा प्रमेय 6.2 है, और उसे हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जो है उसका उल्टा एक और प्रमेय है, तो दूसरा प्रमेय ये हो जाएगा। इन दोनों को के पढ़ लेने के बाद फिर हम लोग एक बार कोशिश करेंगे कि इनको भी हम लोग सिद्ध कर सकें, यानी ये जो स्टेटमेंट है इसको भी सिद्ध कर सकें, इसका भी बहुत काम है। फाइनली उसके बाद हम लोग कुछ उदाहरण करेंगे और फिर प्रश्नावली 6.2 पे प्रस्थान करेंगे। तो ये पूरा आज का क्या है कॉन्सेप्ट होने वाला है। इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले, ये थोड़ा सा हमने आपको बताया जो हम पहले पढ़ चुके थे इसके बारे में, और ये बहुत आसान था, इसको हमने आपके लिए बता दिया। बाकी क्या करना है ये भी बता दिया, एक बार आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। बढ़ते हमारा जो प्रमेय है, प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय, इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं, इसके कथन को देखते हैं और फिर उसके बाद बहुत अच्छे से इसको प्रूफ करते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रमेय है 6.1 थेल्स प्रमेय, उसको बहुत ध्यान से पहले एक बार उसके कथन को पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे कि जितने आसानी से इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं करें। सबसे पहले कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है, पहले इसके लिए एक हम पहले रचना करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद अब बात को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कोई एक त्रिभुज है, हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, चलिए त्रिभुज का नाम भी ले लेते हैं साथ में। ये हमारा त्रिभुज है AB, ये हो गया हमारा C। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसमें बोल रहा है कि कोई भी एक साइड यानी भुजा के सापेक्ष अगर हम एक क्या करते हैं, एक समानांतर रेखा खींचते हैं, यानी BC का समानांतर हमने अगर मान लीजिए ED समानांतर
रेखा जो है उसको खींच दिया। तो इसके कहने के मुताबिक ये जो बिंदु है वो बिंदु आपको, ये बाकी के जो दो बचे भुजा है जिस पे हमने ये बिंदु डाली हुई है और ये लाइन खींच के इसके समानांतर की हुई है, वो आपको समान अनुपात में बट जाता है, वो विभाजित हो जाता है। मतलब क्या है, अगर इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये कह रहा है कि अगर ध्यान से देखिएगा कि अगर DE जो है वो अगर BC के क्या है, पैरेलल है यानी समानांतर है, तो ये क्या होता है, ये AB और AC को AD अनुपात BD और AE अनुपात C के बराबर बांट देता है। ये इस पूरे कथन का मतलब है। यानी DE BC के पैरेलल दिया हुआ है और हमें ये सिद्ध करना है कि AD बटा BD बराबर AE बटा C होता है। ठीक है, बस इतना ही। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हम लोग काम नहीं करने वाले हैं, हम उन्हीं चीज़ों को करेंगे जो हम पिछले कक्षाओं में पढ़े हुए हैं। चाहे वो मैं एक दो बातें ऐसे बता देता हूं, जैसे अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये बात पहले से जानते हैं। आपने कक्षा 9 में एक दो थ्योरम्स और भी पढ़ी हुई होंगी जिसका हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। मैं उसको शुरू से बताऊँगा, उसके बाद यहाँ पर हम उसको अप्लाई करेंगे, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो अब प्रमेय को प्रूफ करने का एक यूनिक वे होना चाहिए, एक तरीका होता है जिसके मदद से हम इसको प्रूफ करते हैं और इसको लिखते हैं, यानी एकदम सजा के बढ़िया से। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात होगी क्योंकि फर्स्ट टाइम हम अभी कक्षा 10 में कर रहे हैं, इसलिए इन सभी बातों को बहुत ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहला जो होगा उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे प्रूफ करने की। तो सबसे पहले लिखेंगे जो भी इंफॉर्मेशन हमें कथन में दिया हुआ है उसको, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, दिया हुआ है कि। ठीक है, पहला बात हमारा ये होने वाला है, जो भी दिया हुआ है इसमें, जो भी आपको समझ में आए उसको यहाँ पे पहले आप एक बार लिख लीजिए। जैसे इस सिचुएशन में हमको पता है कि DE जो है वो आपको BC के समानांतर है, ये यहाँ पे दिया हुआ था, तो हमने लिख देना है क्या, दिया हुआ है कि DE जो है वो आपको क्या है, वो आपको समानांतर है किसके, BC के। क्लियर है। उसके बाद दूसरा जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि क्या सिद्ध करना है। एक बार हम वो लिख लेंगे, यानी सिद्ध करना है। बताइए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AD, ध्यान से, AD बटा BD, यानी जो इनका अनुपात है भुजाओं का वो आपस में क्या है, बराबर है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका काम खत्म, इसको मिटा दें। चलिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसके बाद का काम, यानी इसके बाद लिखने वाला काम है, अगर कोई आप रचना कर रहे हैं किसमें, आकृति में, कोई भी रचना यानी कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसमें कोई लाइन खींच रहे हैं, कोई एंगल बना रहे हैं, तो वो सभी कामों के लिए हम उनको लिखेंगे पहले। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ खींच देंगे और अपने काम निकाल लेंगे, नहीं, पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम एक काम करने वाले हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि B को E में मिलाने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, B को E में मिलाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर लिख देना है क्या कि B को E से मिलाया। ठीक है, तथा एक और काम करने वाला है, ध्यान से देखिए, D को C से भी मिलाने वाले हैं। तो फिर क्या लिखेंगे, मिलाया तथा D को C से मिलाया। बोलिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही लिखिए। यानी ये चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे जो काम हम कर रहे हैं उसको एक बार यहाँ पे डाल देंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया। फिर दूसरा जो है हमारा, ये पहला रचना हो गया। दूसरा रचना, एक और रचना करने वाले, वो क्या, ये एक प्रोसेस है। इस थ्योरम को प्रूफ करने का एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस हमें बारी बारी से फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये पता चलेगा कि ये जो होता है आपको सच में एग्जिस्ट करता है। देखिए, अब उसके बाद हम काम करने वाले हैं कि AE पे हम क्या करेंगे, D से एक लंब डालेंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि लंब क्या होता है, ये आपको 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक लंब डाल दिया। क्लियर है, नाम रख लेते हैं। मान लीजिए हमने DM नाम रख लिया, यानी DM जो है वो AE पे क्या है, लंब है। तो हम डायरेक्ट चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि DM जो है वो आपको क्या है, लंब है, यानी परपेंडिकुलर है किस पे, AE पे। तथा एक और काम करेंगे इसमें, सेम यहाँ पर E से
एक और हम लंब डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करना है, एक लंब डाल देना। चलिए हमने डाल दिया यहाँ पे, इसका भी नाम रख लेते हैं। ये हमारा क्या होने वाला है, EN होने वाला है। तो हम यहाँ पर लिख दें तथा EN जो है वो आपको परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, AD पे। क्लियर है, इतना बात समझ में आया। AD पे यानी इस वाले भुजा पे, यहाँ से यहाँ तक पे, यहाँ पर EN हमने डाला और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया, और DM डाला वो आपको A पे डाला। ये इतना कंस्ट्रक्शन यानी रचना करी हमने। क्लियर है। उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा जो प्रूफ का काम होता है उसको करने का। तो उसको लिखेंगे, उपपत्ति लिखिए, या फिर यहाँ पर अंग्रेजी में लिखना चाहे तो आप प्रूफ भी लिख के अपने काम को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या करने वाले हम सबसे पहले करने वाले हैं एक AB साइड को कंसीडर करेंगे। बहुत ध्यान से AB को लेंगे एक बार, और AB में ध्यान से देखिए, ये जो बिंदु D है वो इस रेखा को दो भागों में बांट रही है, AD और BD। तो एक बार हम ADE त्रिभुज लेंगे और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। हम क्या करने वाले हैं, हम एरिया निकालने वाले हैं, एरिया ऑफ ADE। अब देखिए आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि अगर ADE त्रिभुज की एरिया यानी क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो हम लोग सिंपल क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ADE ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हम निकालने वाले, इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए हमने लिख दिया एरिया ऑफ ADE। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं किसी भी त्रिभुज का। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये बहुत बड़ी बात मैंने नहीं बताई आपको, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिएगा ध्यान से, अब ADE में कौन आधार है कौन ऊंचाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है आपको समझने के लिए। ध्यान से देखिए, हमारा त्रिभुज ADE है, ठीक है। ADE में अगर हम AD यानी अगर मान लीजिए हम इधर से देख रहे हैं, इधर से हम देख रहे हैं इस त्रिभुज को, तो AD जो है हमारा क्या है, अगर बेस है यानी आधार है, और तो EN क्या होगा, वो हमारा लंब होगा यानी हाइट होगा यानी ऊंचाई होगा। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे सामने कोई त्रिभुज है ऐसे, ठीक, ध्यान समझिए, मैं समझा रहा हूँ अच्छे से। तो अगर यहाँ से इस लाइन पे यानी AB पे अगर आपको एक लंब डाला जाता है, ठीक है, तो जहाँ पे लंब डाला गया, जिस भुजा पे डाला गया, वो भुजा आपको क्या कहलाती है, वो आपको आधार कहलाती है। और ये तो आपको क्या होता है, ये ऊंचाई होता है। ये ऊंचाई बोले लंब बोले, बात बराबर, ठीक है। ओके। या फिर अब ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा सीधा ही आपको त्रिभुज मिलेगा, हो सकता है कि आपको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा अगर आपको दे दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे, और कह दिया जाए कि इस बार हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं इसको, तो इस पे हमें क्या करना है, एक लंब डालना है, ठीक। ये वाला हमने यहाँ से लंब डाल दिया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ये जो साइड है हमारा, ये आपको क्या कहलाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि कोई भी लाइन है उस पर अगर हम कोई लंब डाल देते हैं तो वो लंब जो है वो आधार पे ही डाला जाता है और ये उसका ऊंचाई हो जाता है। ये 3-4 बार हमने इसलिए बताया क्योंकि इसमें बार बार हम इसी का यूज़ करेंगे और आपको वहाँ कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए पहले ये क्लियर हो गया। क्लियर है, बोलिए इसमें कोई दिक्कत। कोई भी लंब जो है वो आपको आधार पे ही डाला जाता है। तो हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ADE में, और ADE जो हमारा त्रिभुज है उसमें अगर AD पे देखा जाए तो EN जो है वो क्या है, लंब है, यानी ADE में EN जो है वो हमारा हाइट का काम करेगा, ऊंचाई का काम करेगा। तो क्यों ना अब हम इसको ऐसे लिख दें, 1/2 गुने आधार हमारा AD हो जाएगा और ऊंचाई जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा, EN हो जाएगा। मान लिया हमने कि ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है। बोलिए इसको मिटा दिया जाए। चलिए अब देखिए, अब आप फिर एक बात सोच रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ, आप एक बात और सोच रहे होंगे यहाँ पे कि भैया कि ये आप EN तो ठीक है बोल दिए, लेकिन इसी ADE त्रिभुज में DM भी है। हाँ, DM भी है और उसका भी यूज़ करेंगे। इस बार हम अपना आँख को इधर से हटा के इधर कर रहे हैं और इस बार यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं कि DM जो है वो आपको 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बना रहा है, किस पे, AE पे। यानी अगर हम चाहें तो इसी का एरिया एक बार और निकाल सकते हैं ADE को, और इस बार हमारा बेस जो होगा वो कौन होगा, ध्यान से देखिएगा, इस बार जो हमारा बेस होगा यानी आधार होगा
वो आपको AE होगा, और हमारा जो ऊंचाई होगा वो इस बार क्या होगा, बहुत ध्यान से, वो DM होगा, क्योंकि AE पे DM जो है वो आपको परपेंडिकुलर है यानी लंब है। ठीक है, ऊंचाई का काम करेगा, यानी हमने लिख देना है यहाँ पे DM। मान लेते हैं ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक है, बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ इसमें? फिर आगे बढ़ेंगे। अब मैं 2 भाग में इसको इसलिए बांट दिया हूँ कि एक बार हम AD और B, ये जो है दिख रहा है ना, AD और BD, एक तरफ हम लोग इस AB वाले को रखेंगे और एक तरफ हम लोग ये AE और EC यानी AC वाले को रखेंगे। तो इधर AC वाले को रखते हैं और इधर हम क्या करते हैं, आपको AB वाले को रखते हैं। क्लियर है? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, एक और त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे, और वो त्रिभुज जो होगा वो क्या होगा, वो होने वाला हमारा, ध्यान से देखिए, ये होने वाला है ये DEB। ठीक है, DEB, ये त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। एक बार हम लिख लें यहाँ पे क्या, कि एरिया ऑफ DEB, एरिया ऑफ DEB बराबर 1/2, ध्यान से देखिएगा, 1/2, 1/2। अब हमारा बेस चाहिए। बेस कैसा होना चाहिए, मतलब आधार, वो BD। अब बोलिएगा कि भाई ठीक है, आप BD आधार ले रहे हैं, यहाँ से अगर आप फिगर को देख रहे हैं तो ठीक है, आपने BD आधार ले लिया। आपका ऊंचाई कहाँ होगा, तो मैं बताता हूँ यहाँ ऊंचाई क्या होगा। यहाँ हमारा ऊंचाई जो है वो EN होगा। अब बोलिएगा कि त्रिभुज तो आप DEB लिए और ये EN आप कहाँ चलेगा अलग, तो इसका भी जवाब ये है कि आपने अधिक कोण त्रिभुज पढ़ा होगा अधिक कोण त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। बोलिए, इस तरह का त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज का आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है, यानी ऊंचाई पता करना है। तो ऊंचाई कैसे पता करते हैं, आपको ये भी बताया गया होगा कि यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है, दूरी है, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा ऊंचाई होता है। मतलब यहाँ ये बताने का था कि आपका जो ऊंचाई है वो त्रिभुज से बाहर भी हो सकता है। इसलिए अगर हम DEB के बारे में बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि DEB के अंदर ही इसका ऊंचाई पता चले, नहीं, हमारा ऊंचाई यहाँ पे जाके पता चल रहा है। ठीक है, तो EN हमारा क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में ऊंचाई हो जाएगा। तो 1/2 इंटू हमारा जो बेस है यानी आधार है वो BD रहने वाला है, वो हमारा BD रहने वाला है, और हमारा जो ऊंचाई है वो हम क्या देखने वाले हैं, हम यहाँ से EN निकाल के रखने वाले हैं। यानी ध्यान से देखिएगा, हमारा जो आपका ऊंचाई हो गया वो EN हो गया, मान लिया हमने समीकरण 2। फिर से अभी तो इधर वाला में AE ही हुआ था, अब EC के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ एक और आपको त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, वो हमारा त्रिभुज होगा DEC, ध्यान से DEC, ये वाला त्रिभुज। और इस वाले त्रिभुज में हमारा बेस जो होगा वो EC होगा, और हाइट अब आपको पता चल गया होगा। हाइट कौन सा होगा, ध्यान से देखिएगा, इसी EC को आगे बढ़ाया गया यहाँ तक, और ये DM जो है हमारा क्या है, वो हमारा हाइट है, यानी ऊंचाई का काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्या, एरिया ऑफ DEC, ध्यान से, DEC बराबर 1/2 गुने हमारा जो आधार है वो क्या है, वो आपको EC है, और ऊंचाई हमारा क्या है, DM है। ये हमने मान लिया हमारा समीकरण, ये 3 मान लेते हैं और ये हमारा 4 हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत है? समीकरण अपने हिसाब से मान सकते हैं, समीकरण 1 2 3, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक करने के बाद अब एक काम और करेंगे। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, अगर 2 रखते तो 2 से दे सकते थे, या नाम अपना है बस। हाँ, ध्यान दें कि इधर वाले का AB वाला जो भी सिचुएशन आएगा, जो भी आएगा उसको ही भाग देना है एक तरफ, ये याद दिलाने के लिए। ठीक है, कई बार दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, यार इसको मतलब कि इधर वाले को इधर में कर दे, इधर वाले को इधर में कर देंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, यही बात याद रखेंगे कि जो भी हमारा आधार होगा AD या फिर BD, उसी को भाग देना है। अब भाग क्यों देना है मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए, तो हमारा जो इधर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ व्हाट, DEB बराबर ADE का मान 1/2 AD इंटू EN बटा इधर हो जाएगा 1/2, और ये हो गया आपको BD और इंटू
EN। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब EN से EN कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ स्पष्ट है कि हमारा एरिया ऑफ ADE जो है बटा एरिया ऑफ DEB जो है वो बराबर हो गया किसके? AD बटा BD के। ठीक है, ये हमने मान लेना है। फिर अगला समीकरण, कोई एक समीकरण मान लीजिए, समीकरण 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? सेम काम हम यहाँ भी करने वाले हैं। तो यहाँ कैसे करेंगे? फिर वही काम करेंगे हम। यहाँ पर एक बार लिख देंगे कि समीकरण आपको 2 में समीकरण 4 से भाग देने पर, देखिएगा ध्यान से, यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ADE बटा यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ DEC बटा, अब बोलिए अब यहीं से काम हो जाएगा, इससे ये खत्म, हाँ कीजिएगा तो होगा ना, और DM से DM खत्म, यानी ये हो जाएगा आपको AE बटा AC। सेम काम किया, जगह बचाने के लिए मैंने एक स्टेप छोड़ दिया। आप इसको और अच्छे से चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्या कर लेना है, ये हमने मान लेना है हमारा ये समीकरण कौन सा है? 5 हो गया, समीकरण 6। बोलिए, जहाँ तक किसी को दिक्कत? एकदम नॉर्मल काम जो है, जो हम पहले से करते आ रहे हैं वही काम हमने यहाँ तक किया है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं किया, सिंपल क्या किया, कुछ कंस्ट्रक्शन किया और त्रिभुजों का क्षेत्रफल के बारे में बात किया हमने, और सभी चारों में 4 बार निकाला हमने, और चारों में एक ही काम किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। अलग अलग तरीके से निकाला, किसी में बेस अलग रखा यानी आधार अलग रखा, किसी में ऊंचाई अलग रखा। इन्हीं से करके हमने 4 समीकरण बनाए, एक दूसरे को हमने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के पश्चात हमें ये 2 समीकरण नए निकल के सामने आ गए। अब एक फिर नई बात मैं आपको बताऊँगा, जो कक्षा 9 में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। कक्षा 9 में ध्यान से देखिएगा, एक परिमेय है 9.2, ठीक, और वो परिमेय क्या कहता है मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, वो परिमेय कहता है, यहीं पे मैं बता देता हूँ कि अगर कोई दो इसको हटा दिया जाए। ठीक है, कोई 2 समांतर रेखाएं, ठीक, यहाँ पर हमने बना दिया कोई 2 समांतर रेखाएं, और इस समानांतर रेखा पे आप यहाँ पर एक A ले लीजिए पॉइंट, और यहाँ पर एक B ले लीजिए, 2 पॉइंट ले लिया, और यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हमने कर दिया, जो इससे लग के जाती हुई नज़र आ रही होगी आपको, ये समानांतर के बीच में एकदम, ठीक, इसको सटते हुए जा रहा है ये, और इसी को बेस मानते हुए यानी आधार मानते हुए हमने एक और जो है त्रिभुज यहाँ पे बना दिया। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा ABC था, ये हमारा APB था। तो आपको वहाँ पे बताया होगा, और वो परिमेय ये कहता है कि एक ही बेस पे बने 2 त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। सिर्फ एक ही बेस पे नहीं, एक बात उसमें और मिलाया जाएगा आपको कि एक ही बेस पे और एक ही समानांतर के बीच में जो भी आपको त्रिभुज का निर्माण होता है उनका जो क्षेत्रफल होता है वो आपको बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो एरिया ऑफ ABC वो बराबर हो जाएगा आपको एरिया ऑफ APB के। ठीक है, ये सिर्फ यही नहीं होगा, अगर आप और भी चाहते हैं तो और भी बना सकते हैं, अनलिमिटेड बना सकते हैं। सबका जो एरिया होगा वो आपको क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन हमें सिर्फ 2 के बारे में बात करना है और वहीं से यहाँ पर हम अपने बात को आगे बढ़ाएंगे। तो अब ये काम हम यहाँ पे करेंगे और देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या स्टेटमेंट, कथन क्या है? कथन ये है कि समान आधार वाले और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है वो समान होता है, बराबर होता है। क्लियर है? अब ये बात यहाँ पे कैसे लागू हो रही है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अगर हम DE और BC को कंसीडर करते हैं, ठीक है, यानी इसको लेते हैं, हमने 2 समानांतर रेखाएं लेनी है DE और BC, और इसमें देखना है कि भाई कौन से 2 ऐसे त्रिभुज बन रहे हैं जिनका आधार आपको सेम है, यानी एक है। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, तो आपको दिखेगा एक DEB जिसका आधार आप क्या है, आप D ले सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आधार हमेशा नीचे ही रहे, ऊपर भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है। अभी हमने बताया ना कि जहाँ एंगल बनता है ना 90 डिग्री का, जिसपे आपको क्या ये परपेंडिकुलर डाला जाता है, लंब डाला जाता है, वो वाला आधार होता है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल अभी हम इसको आधार लेते हैं, किसको, DE को। तो DE को आधार लेते हुए एक हमने बनाया DEB त्रिभुज,
और फिर DE को आधार लेते हुए एक और त्रिभुज का निर्माण किया जो कहलाया DEC। DEC तो DEB और DEC चूंकि एक ही आधार पे है और इन दोनों का देखेंगे ध्यान से तो ये दोनों जो है आपको एक ही समानांतर के बीच में भी है। ऐसा थोड़ी है कि एक जो है बाहर निकल गया इस लाइन से, नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इनका एरिया जो होगा, इनका क्षेत्रफल जो होगा वो आपको समान होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ DEC, ध्यान से, DEC बराबर एरिया ऑफ DEC बराबर एरिया ऑफ DEB। ये दोनों आपको क्या हो गए, बराबर हो गए। ये हमने समीकरण 7 मान लिया। ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसके पीछे कारण लिखेंगे कि ऐसा हमने क्यों लिखा, ठीक है। तो इसके पीछे का कारण सिंपल है, मैं ध्यान से बता देता हूँ आपको कि एक ही आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? समान होता है। क्लियर है? ये चीज़ हमने यहाँ पे डाल दी, लिख दिया, ठीक है। ये थ्योरम ही है, यानी परमेय है। मैंने बताया था 9.2, आप जाके देख सकते हैं। अब ये किया क्यों हमने, ये किया क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिएगा बहुत ध्यान से। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर हम ये जो समीकरण हम अभी जो 6 माने हैं, कुछ देर के लिए 6 हटा देते हैं और इसको अगर हम चाहें तो अलग तरीके से लिख सकते हैं। वो तरीका हमारा क्या होगा, देखिए, इसके अकॉर्डिंग ये लिख देने के बाद ADE बटा DEC है। अब हमको ऐसा मन कर रहा है, और ये मन इसलिए कर रहा है क्योंकि ये काम है कि DEC के बदला, ध्यान से देखिए, DEC के बदला हम DEB भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ DEC जो है एरिया ऑफ DEB के बराबर है, और ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारा एरिया ऑफ DEB है। तो अगर एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ DEB इधर भी हो जाए, एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ DEB इधर भी हो जाए, तो जब LHS सेम होता है तो हमारा RHS जो है अपने आप सेम हो जाता है, और वही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। दैट्स इट। इसलिए हम लोग इसको चाहे तो इसके हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, बताइए। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि एरिया ऑफ ADE, ऊपर वाले को तो कुछ भी नहीं करना, नीचे एरिया ऑफ DEC के जगह पे आप ही बताइए कि हम क्या लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ DEB। क्लियर है? और बराबर ये जो है वो आपको जो है वो तो रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। ये हमने मान लेना है समीकरण 6। अब बताइए, अब समीकरण 5 और 6 से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? अभी हमने आपको बताया कि जब LHS सेम होते हैं तो RHS अपने आप क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दें कि समीकरण 5 और समीकरण 6 से बताइए क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सिंपल है, इधर का AD बटा BD बराबर इधर क्या है, AE बटा EC। यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था। हमने बहुत ही आसानी से कर दिया। AD बटा BD, AE बटा EC बोले या CE बोले, बात क्या है, बराबर है। तो फाइनली यही हमारा थेल्स प्रमेय है, और ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना इसको मुश्किल बनाया जाता है। ये पहली बार में ज़रूर मुश्किल लगा होगा, और उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल लगा होगा जो कक्षा 9 में बहुत अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें, इनफैक्ट पूरा का पूरा जो है कक्षा 9 का ही है। बस ये नाम का 10वां में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है हमने कक्षा 9 में ही पढ़ी हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना कक्षा 8 में भी पढ़ा हुआ है, और ये जो थ्योरम है, ये प्रमेय जो है वो भी आपको कक्षा 9 से ही है। तो इसको आप लोग 4 बार, 5 बार, 10 बार बनाइए। ये आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, 5 नंबर का आ रहा है, ये आप लिख लीजिए, और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप जब 5 बार 8 बार करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, आप लोग इसको अभी नोट कर कीजिए, बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने एक स्टेटमेंट लिखा था
थेल्स के द्वारा जो दिया गया था उसको एक बार प्रूफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो इसका विलोम है उसको देखेंगे। क्या बोल रहा है, हमने पहले भी लिखा हुआ था कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। इसके बताने के पीछे का दो कारण है। सबसे पहले कि हमारा जो उदाहरण नंबर 1 है वो यही है, भले उसको मैथमेटिकल टर्म में दिया हुआ है, और दूसरा ये कि इस बात को हमें प्रूफ भी करना था। मैंने पहले ही बताया था कि ये क्यों होता है, इसको भी हम लोग जान लेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुज है। तो दो समान कोणिक त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, जिसका नाम रख लिया हमने क्या, ABC, ठीक। और इसी में हमने एक और त्रिभुज बनाया और सिंपल क्या किया कि BC के पैरेलल हमने एक लाइन खींच दिया, यानी समानांतर एक लाइन खींच दिया, ठीक है, वो हमारा ED हो गया, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब चूंकि हमने ADE और ABC करके दो त्रिभुज यहाँ पे बना दिए। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि एक ही त्रिभुज है, नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, हमारा एक त्रिभुज जो है वो आपको ADE है और दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज है कौन सा, ध्यान से, वो है ABC। क्लियर है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये चीज़ें मैं अभी इसी में रखूँगा, ठीक। और ये चूंकि समान कोणिक है तो ये इसके बराबर, यानी ये दोनों में कॉमन है तो ये आपको बराबर ही रहेगा ऐसे भी। और D जो है वो आपको B के बराबर होगा। ध्यान से देखिए, हमारा D जो है वो आपको किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा। मैं इसके द्वारा समझा रहा हूँ, ठीक है। संगत कोण बराबर है ना, A का संगत कोण A है और D का संगत कोण आपको B है। उसी तरह E का संगत कोण के बारे में बात की जाए तो वो हमारा क्या है, वो C है। तो E जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपको ये C के बराबर होगा। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो इस हिसाब से हम इसको समझ लेते हैं। तो ये हमारा जो है दो समान कोणिक जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समान कोणिक त्रिभुज बोलते हैं, वो हमारे सामने दिया हुआ है, इस रूप में दिया हुआ है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि AD, ध्यान से देखिए, AD बाई बड़े वाले त्रिभुज में यानी AB बराबर ये AE और फिर बड़े वाले त्रिभुज में AC, ये आपस में क्या है, बराबर है, समान अनुपात में बांट दिए जाते हैं। इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, चूंकि हमने बोल दिया कि यहाँ कि DE जो है वो आपको समानांतर है किसके, BC के। बताइए, हमने बोल दिया कि D जो है वो BC के समानांतर है, हमने लिया ही हुआ है कि समानांतर है, ठीक है, ओके। उसके बाद जैसे ही हमने ये बोला कि DE जो है BC के समानांतर है, हमारा थेल्स प्रमेय जो है वो यहाँ एक्टिव हो गया, यानी वो लग गया। और वो क्या है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब ऐसा है तो थेल्स प्रमेय से, बताइए क्या लिख सकते हैं, हमने अभी प्रूफ किया कि थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि AD बटा, ध्यान से, AD बटा BD बराबर AE बटा EC। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत आपको? अभी हमने प्रूफ किया कि अगर एक समानांतर यानी किसी त्रिभुज के एक साइड के कोई समानांतर रेखा खींची जाती है तो वो बाकी के बचे दो साइड्स को समान रेशियो में बांट देती है, विभाजित कर देती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हाँ, ये थेल्स प्रमेय से होता है, ठीक है। अब बताइए, अब यहाँ से इधर उधर करके यानी सॉल्व करके हमें ये लाना है, हम ला सकते हैं बहुत आसान से। बस सिंपल काम है, हम इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, यानी इसको पलटी मार देंगे, एकदम पलट देंगे। AD को AD बाई BD जो है उस वो हो जाएगा आपको BD बाई AD बराबर EC जो है वो ऊपर चला जाएगा और AE जो है नीचे आ जाएगा। अब यहाँ सोच रहे होंगे कि भाई आप ऐसा क्यों किए। देखिए, आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो AD को EC में गुना कीजिए, फिर BD को AE में गुना कीजिए, ऐसा आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आ जाएगा। अगर नहीं, उतना नहीं सोचना है तो बस सिंपल सभी पलट सकते हैं। जब इधर पलट रहे हैं तो इधर भी तो पलट रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि AD BD को पलट दिए, इसको छोड़ दिए, नहीं, दोनों तरफ से हम काम करते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता है, इक्वेशन के दोनों तरफ। इतना कर दिया, इसके बाद का प्रोसेस बहुत आसान है। हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे दोनों साइड। अब बोलिए, दोनों साइड फिर एक काम तो कर ही सकते हैं, हमने यहाँ पर एक को जोड़ दिया। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, बटा का जोड़ बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, यहाँ पर 1 AD में 1 से करेंगे तो AD हो जाएगा बराबर, यहाँ पर भी आप AE रख लीजिए और यहाँ आपको EC हो जाएगा प्लस AE हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, BD और AD हम चाहें तो BD प्लस AD को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम AB लिख सकते हैं और नीचे AD, चलिए बराबर। उसी तरह अगर हम चाहें तो EC प्लस AE को डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं,
ए सी लिख सकते हैं, और नीचे ये जो है आपको ए ई हो गया। यही बात जो है हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, कि अगर दो समान कोणिक त्रिभुज दिए होते हैं तो उनका जो संगत भुजा का अनुपात होता है वो भी आपको क्या होता है, बराबर होता है। तो ये एक तरीका था प्रूफ करने का, हमने कर दिया। इसका मतलब ये है कि ध्यान से देखिएगा कि DE अगर BC के पैरेलल है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ADE जो है वो आपको ABC के समान कोणिक है। वो इसलिए क्योंकि सभी संगत कोण जो है वो आपको आपस में बराबर है। और हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि सभी संगत कोण जो होंगे दोनों त्रिभुजों के, उनका जो अनुपात होगा वो भी आपको बराबर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन जो है, सेम क्वेश्चन आप उदाहरण नंबर 1 में देख सकते हैं। हमारा पहला उदाहरण जो है ऐसा ही बनेगा, सेम टू सेम, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वो क्या है बोल रहा है, मैं एक बार पढ़ के बता दूं जल्दी से। उदाहरण नंबर 1, चलिए बोल रहा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समानांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बाई AB बराबर AE बाई AC के बराबर होगा। फिगर भी दिया हुआ है, बस फिगर में ये थोड़ा सा निकला हुआ, दूसरा कुछ नहीं, बाकी सब क्या है, सेम है। तो यहाँ पर दो चीज़ें, ये स्टेटमेंट भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, और दूसरा जो है हमारा उदाहरण 1 भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप चाहें तो ये जो BPT है यानी थेल्स प्रमेय है, इसके मदद से बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो अगला भाग होगा वो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, जो हमारा होगा थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।